प्रणाम बच्चों। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण कितने होते हैं, उसके बाद उन वर्णों का विभाजन, जो कि पहले वीडियो में हमने देखा था, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा और स्वर कितने होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्वरों का जो विभाजन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, बाद में हमने संयुक्त स्वर भी कैसे बनते हैं ये भी देखा था। तो चलिए आज हम व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजनों को स्वरांत भी कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहा जाता है? और एक शब्द है जिसे हम स्वरांत भी कह सकते हैं। स्वरांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यंजनों के अंत में स्वर आता है। किसी भी व्यंजन के अंत में स्वर आता है, इसीलिए उन्हें स्वरांत कहा जाता है। स्वरांत यानी अंत में आने वाला, अंत में स्वर आता है, इसलिए उन्हें स्वरांत कहा जाता है। किसे? व्यंजनों को। तो व्यंजन की परिभाषा हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यहां पर दिया गया है, लिखा है, देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की सहायता आवश्यक होती है, किसके लिए? उच्चारण के लिए, इस कारण उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसीलिए उन्हें स्वरांत कहा जाता है, क्योंकि अंत में स्वर होता है और बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो कितने व्यंजन है कुल हिंदी में? कुल हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। वे कौन कौन से व्यंजन हैं? तो चलिए हम देखते हैं। क, ख, ग, घ, य, उसे न भी कहा जाता है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और आगे क्या है? य, र, ल, व, श, श, स, ह। देखो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये 5 वर्ग 25 व्यंजन। और आगे कितने हैं? 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33, यानी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33 व्यंजन है। इसमें जो ड और ढ, यहां पर भी दो व्यंजन, जिन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तो ये दो व्यंजन हैं, ड और ढ। इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। उन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये जो है, इन दो व्यंजनों को पकड़कर 35 व्यंजनों की संख्या होती है। इन दोनों को पकड़कर 35 व्यंजनों की संख्या होती है। किंतु मानक हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजनों की संख्या मानी गई है। इन्हें जो दो व्यंजन है, ये आगत व्यंजन है, जिसका उच्चारण करते समय अढ़ या अड़ इस प्रकार से होता है। इसी कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और इसे और एक नाम है, जैसे कि इनका नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। आगत व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हें ताड़नजा, इतने सारे नाम है इन दो व्यंजनों के। द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। और इनका उच्चारण करते समय कभी भी अढ़
अड़ या अढ़, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। तो यह हमारे कुल मुख्य रूप से 33 व्यंजन हैं। कौन कौन से यहाँ पर हमने लिखा है। ये जो व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और ये कुल 33 व्यंजन है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 3 आधारों पर किया गया है। उसमें पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, और तीसरा है प्राणत्व यानी वायु या जिसका अर्थ है श्वास की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, ये हम देखेंगे। उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, ये भी 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वे कैसे? तो उच्चारण करने का जो स्थान है, जितने भी व्यंजन है, कितने व्यंजन है हमारे? 33 व्यंजन है। इन 33 व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, तो बोलते समय इनका जहां से उच्चारण होता है उस उच्चारण के स्थान पर इन 33 व्यंजनों का 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है उष्मेय। तो पहला हम देखेंगे उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो भेद किया गया है। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दांत, ओष्ठ, इन स्थानों से स्पर्श करते हुए इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो कि क, च, ट, त, प, आप देखिए क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। जैसे कि क, ख, ग, घ, य, यह जो 5 व्यंजन है, इन 5 व्यंजनों को क्या नाम दिया गया है? इन्हें 5 जो व्यंजन है, इनमें जो पहला व्यंजन है क, इस नाम से इन्हें जाना जाता है, क वर्ग। दूसरा है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, अगला है त वर्ग, अगला प वर्ग। इस वर्ग का जो पहला अक्षर है क, च, ट, त, प, यही नाम दिया गया है इन्हें, और इसी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? क, ख, ग, घ, यम। इनका उच्चारण करके देखिए आप। क, ख, ग, घ, यम, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ये कहां से निकल रहे हैं? हमारे कंठ से निकल रहे हैं। आप उच्चारण करके देखिए। यहां आप उंगली रखिए और उंगली रखकर उनका उच्चारण कीजिए। क, ख, ग, घ, यानी इनका उच्चारण करते समय ये कंठ से निकल रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान कहां पर है? कंठ में है, इसीलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। कंठ्य वर्ण यानी ये जो इनका उच्चारण स्थान है, ये कहां है? कंठ, कंठ से निकलते हैं ये, यानी उनका उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। च वर्ग देखिए, च का उच्चारण कर कर च, छ, ज, झ, य, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कहां पर? हम तालु से, ये हमारी जो जीवा है च,
उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ, य, यानी ये जो जीवा है, ये जीवा तालु को चिपक रही है और इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु। कहां से ये उच्चारण हो रहे हैं? तालु से। हमारे जीवा तालु को स्पर्श करते हुए ये स्पर्श कर रही है, इसीलिए कारण इन्हें इनका उच्चारण स्थान है तालु और इन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखिए, ट वर्ग के जो व्यंजन है इनका उच्चारण करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। जीवा कहाँ चिपक रही है? देखो आप, ट, ठ, ड, ढ, न, यानी हमारी जो जीवा है, ट कहने के बाद जीवा ऊपर जो हमारी मूर्धा है वहां पर मूर्धा, यानी हमारी जो जीवा है वहां जाने के बाद ऐसे मूर्धा हो रही है और मूर्धा होते हुए वो उनका उच्चारण हो रहा है। जैसे कि ट, ट कहते समय हमारी जीवा ऐसे लपक रही है, यानी मूर्धा हो रही है और इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इस कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य, इन्हें तालव्य। जो पहला है ये क्या है? कंठ्य। कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। त वर्ग, त वर्ग में कितने व्यंजन है? 5 व्यंजन है। इनका उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है या जीवा, ये जीवा हमारी दंत यानी दांत के पिछले हिस्से को प्रेशर यानी जोर दे रही है, बल दे रही है, यानी वहां पर चिपक रही है। फिर एक बार आप उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहां पर चिपक रही है? दांतों को पिछले हिस्से से चिपक रही है, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण, यानी दांत से इनका उच्चारण स्थान है दांत, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। दंत्य वर्ण। अगला है प वर्ग। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आप इनका उच्चारण करके देखिए, प, फ, ब, भ, म, यानी आप ध्यान से देखो उसे। प कहते समय हमारे दोनों ओठ चिपक रहे हैं। फ भी कहते समय हमारे दोनों ओठ चिपक रहे हैं। ब, भ, म, यानी इन सभी जो प वर्गीय व्यंजन है, इन सभी प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओठ है एक दूसरे को चिपक रहे हैं, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, ओठों से, यानी इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो यह स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है अभी समझ में आया? क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से हो रहा है, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, इस कारण उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक क वर्णमाला के बीच, इसका अर्थ क्या होता है? स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, यानी स्वर और व्यंजन इनके मध्य में इन 4 व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसी कारण इन्हें अंतस्थ भी कहा जाता है। तो ऐसे कितने वर्ण हैं? य, र, ल, व, यह 4 व्यंजन हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आप इन्हें अर्ध स्वर भी कह सकते हैं और इनका उच्चारण जो है, इनका उच्चारण जीवा को तालु, दांत और ओठ के निकट लाने से इनका उच्चारण होता है। जैसे कि हमने स्पर्श व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान देखा था, वैसे इनका उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण क्या है? य का उच्चारण स्थान
तालव्य है। क्यों? क्योंकि यह कहते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है, इस कारण य का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? य का उच्चारण स्थान तालु यानी तालव्य है। और जो र है, र का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, यानी इस कारण इस र का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है। ल का उच्चारण कीजिए आप। ल कहते समय हमारी जीवा दांत को स्पर्श कर रही है, इस कारण ल का जो उच्चारण स्थान है वह है दांत, यानी इन्हें दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। दंत ये उच्चारण स्थान है इनका। व का उच्चारण करते समय दोनों ओठ चिपकते व, यानी इस कारण इनका ओठ से उच्चारण होता है और उन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। तो इनकी जो स्पेशलिटी है या हम इसे विशेषता कहते हैं वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है ये हमने देखा है कि स्वर और व्यंजनों के बीच इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। और एक मैंने शब्द कहा था आपको कि इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो तीसरा भेद है वो क्या है? उष्मे। उष्मे या हम इसे उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इनके उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलती है, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है, ये वायु हमारे मुख से कैसे निकलती है? घर्षण करते हुए जोरों से निकलती है, इसलिए हम उन्हें उष्मे व्यंजन करते हैं या उष्मा या उष्म व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें उष्मा निर्माण होती है। जैसे कि उच्चारण करके देखिए आप इनका। श कहते समय हमारे मुख से यानी जोरों से हवा निकल रही है और कैसे? उष्मा निर्माण होता है। श, स, ह, यानी सभी व्यंजनों का ये जो चार व्यंजन है श, श, स और ह, इनका जब आप उच्चारण करते हो ना तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह निकलते समय घर्षण करते हुए निकलती है, इस कारण उन्हें उष्मे या उष्म व्यंजन कहा जाता है। और आप इन व्यंजनों को जब ठंडी के दिन होते हैं तो इन ठंडी के दिनों में आप खिड़की के पास जाकर जब आप इन व्यंजनों का जब आप उच्चारण करते हो श, श, स, ह, जब आप यदि ऐसे कहते हो तो वहां पर खिड़की के ऊपर एक भाप जमा होती है, तो उस प्रकार से हमें यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे मुख से जो उष्मा निकलती है इसी कारण उन्हें उष्म व्यंजन या उष्मे व्यंजन कहा जाता है। तो हमने क्या देखा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है व्यंजनों को। एक है हमने पहले देखा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा अभी हमने देखा उष्मे व्यंजन। तो आज के वीडियो में उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है ये हमने देखा है। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर जो व्यंजनों के भेद किए गए हैं ये हम भेद अगले वीडियो में देखेंगे।